एक आधा क्वेश्चन पेपर में आएगा जिसकी वेटेज जो है वो 4 से 5 नंबर की होगी, और वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं। मतलब इन पूरे नोट्स में से जो आपको भी शेयर हुए हैं, इसमें से जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आने हैं वो 4 से 5 हैं। कितने आने हैं? 4 से 5। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन वही रिपीटेडली आ रहे होते हैं, बट हम इसको डिस्कस करेंगे। वो जो क्वेश्चन है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, उनको क्रैम कर लेंगे। बाकी चीज़ें हैं उनको समझना और उनको आपने पढ़ना लाजमी है, ठीक है। तो अब हम जो एरिया स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब पहला सवाल जो इसमें आएगा, जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन। कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, बिकॉज हमने देखा था सेल टैक्स किसके लिए, बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन ने जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होगी। अब जब ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसका प्रोसेस क्या है उसको देखना है। सबसे पहले बात है, पहला सवाल 5 नंबर का पेपर में आपको 3 से 4 दफ़ा मिलेगा आया हुआ कि बताएं किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है और किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। तो ये सवाल आता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बताएं किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है। तो रिमेंबर, वो तमाम मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होंगे। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके अलावा तमाम मैन्युफैक्चरर जो हैं वो क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद जो टीयर 1 रिटेलर हैं, जो हम पढ़ के आए हैं स्पेसिफाइड रिटेलर, इनके लिए भी लाजमी है क्या कि इन लोगों ने भी रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद इंपोर्टर, जब वो गुड्स इंपोर्ट करेगा उसने भी क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसने भी क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है। उसके अलावा वो तमाम एक्सपोर्टर जो अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं वो भी क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। और एट द एंड कोई भी पर्सन जिसको अगर किसी भी कानून के तहत कह दिया गया कि भाई साहब तुमने रजिस्टर्ड होना है, तो उस बंदे को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो रिमेंबर, ये वो लोग हैं जिनको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, टीयर 1 रिटेलर, होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, या वो एक्सपोर्टर जिसने रिफ़ंड क्लेम करना है उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब पेपर में सवाल आएगा 2 नंबर का, और पास पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। वो कहते हैं जी दो एक्सपोर्टर हैं, एक है जी एक्सपोर्टर ए। एक्सपोर्टर ए ने परचेजेस की हैं टैक्स गुड्स की 1 लाख रुपए की, और उसने 18% के हिसाब से टैक्स पे किया हुआ है 18,000। और दूसरा हमारे पास कौन है? दूसरा हमारे पास एक्सपोर्टर बी है। एक्सपोर्टर बी जो है उसने परचेज की है एग्जेम्प्ट गुड्स की, और कितने की है? 1 लाख रुपए की परचेजेस की है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो एक्सपोर्टर जिसने रिफंड क्लेम करना है। रिफंड का मतलब है जो इनपुट टैक्स पे किया होगा वो वैसे लेने हैं। अब ये देखिए, इस बंदे ने इनपुट टैक्स पे किया, अब ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये इसका रिफंड क्लेम करेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? क्या इसने कोई इनपुट टैक्स पे किया? इससे कोई रिफंड नहीं मिलना, तो इसका मतलब इसके पास रिफंड है ही नहीं, तो इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके लिए क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। इज दैट क्लियर? तो ये पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। बताएं किसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है और किसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? तो मैन्युफैक्चर, ये 5 लोग हैं जिनको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। अब रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन का अमल क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब हमने क्या देखना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है, मेमोराइज करनी है। अब हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखना है। अब प्रोसेस का तरीक़ेकार क्या होगा कि ये हमारे पास पर्सन है। अब पर्सन कौन होता है ज़रा बताएं? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी और गवर्नमेंट। ये पर्सन जो है वो क्या चाहता है,
सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता है, ऐसे ही है, ये वो पर्सन है जो क्या चाहता है कि मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाऊं। तो ये क्या करेगा, इसने जाके सबसे पहले अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कहाँ जाएगा, ये रेलेवेंट ऑफिस में जाएगा। कहाँ पे, रेलेवेंट ऑफिस। अब ऑफिस जो है वो होगा आरटीओ या एलटीयू। एलटीयू है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, ये बड़े जो टैक्स पेयर्स होते हैं कंपनीज, इनको डील करने के लिए सेपरेट ऑफिस बना दिया, वो एलटीयू होता है। नॉर्मली हम कहाँ जाते हैं, आरटीओ में जाते हैं। आरटीओ होता है हमारा रीजनल टैक्स ऑफिस। क्या होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस। लाहौर में आरटीओ है, गुजरांवाला का अपना आरटीओ है, सरगोदा का अपना आरटीओ है, कराची का अपना आरटीओ है। अब हर बंदे ने कहाँ जाना है, हर बंदे ने अपने रेलेवेंट आरटीओ के ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, रेलेवेंट आरटीओ पे जाना है, वहाँ जाके उसने अप्लाई करना है, और वहाँ जाके अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहा होगा। गॉट इट। अब पहला सवाल है कि हमने ये आरटीओ सेलेक्ट कैसे करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मालिक जो है वो लाहौर में बैठा हुआ है, फैक्ट्री का जो इसका प्लांट है वो लगा हुआ है मुरीदके में, और फैक्ट्री का जो उसका हेड ऑफिस है वो उसने खोला हुआ है इस्लामाबाद में। मतलब जो हेड ऑफिस है जहाँ पे सारा एडमिन स्टाफ सेल्स सब बिठाई हुई है वो इस्लामाबाद में है, प्लांट लगा हुआ है मुरीदके में, और मालिक का घर जो है लाहौर में है। अब सवाल है कहाँ जाएंगे वो, किस आरटीओ पे जाएंगे रजिस्टर्ड करवाने के लिए, कहाँ पे फॉल करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो पेपर में यही सवाल आता है कि बताएं किस आरटीओ में जाना है, किस आरटीओ में नहीं जाना। तो रिमेंबर, जब भी हमने सेलेक्ट करना आरटीओ, तो हमारे पास तीन तरह के पर्सन होंगे। पब्लिक कंपनीज होंगी, कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होगी, और पर्सन्स जो कंपनी के अलावा, मतलब इंडिविजुअल और एओपी। कंपनी और इंडिविजुअल एओपी को सेपरेटली डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के लिए रिमेंबर वो जगह जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट कर रहा है। मतलब आप जाके सीलो में पढ़ेंगे कि कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट कर रहा है, वो जिस आरटीओ की हदूद में, वो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है, वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, अपना अप्लाई कर रही होगी। अगर एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, वो लगा हुआ है मुरीदके में, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, तो वो लाहौर के आरटीओ में फॉल कर रहा होगा, तो वो लाहौर के आरटीओ में जाके वहाँ क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। ये किसके लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए। उसके अलावा वो कंपनीज जो पब्लिक नहीं है, जो अदर देन पब्लिक कंपनीज हैं, अब वो कौन कौन सी हैं, प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं वो। अब प्राइवेट कंपनी भी दो तरह की हैं, एक वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चीज़ें बना के बेच रही है, एक वो कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो रिमेंबर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए कहा है कि जहाँ पे उसका प्लांट या जहाँ पे उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे क्या करेगी, उस आरटीओ में जाके वो रजिस्टर्ड हो रही होगी। ठीक है। और अगर वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही बल्कि सर्विसेज वगैरह ये प्रोवाइड कर रही है, फिर वो जगह जहाँ से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे जाके क्या करेगी, वो अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होगी। और इसके अलावा वो तमाम पर्सन जो इंडिविजुअल और एओपी में आते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ इंडिविजुअल या एज अ एओपी काम कर रहे हैं, तो जहाँ से काम कर रहे हैं, जिस जगह पे फॉल कर रहे हैं, वो जिस आरटीओ की हदूद में आ रहे हैं वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। या कोई भी ऐसा बंदा जिसका सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मल्टीपल ऑफिसेज खोले हुए हैं, मतलब अपने उसने प्लांट एक जगह पे लगाया हुआ है, ऑफिस कहीं और खोला हुआ है, तो फिर जिस आरटीओ में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉल कर रहा होगा, ये वहाँ पे जाके ही क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जा रहा होगा। तो ये सारा है किसके लिए, सिलेक्ट करने के लिए कि आपने किस आरटीओ में जाके एप्लीकेशन देनी है। तो पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया क्या होगा कि जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। क्या, जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। वो कंपनीज जो पब्लिक नहीं है वो दो तरह की हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाली। उनका क्राइटेरिया क्या है मैन्युफैक्चरिंग वाले का, कि जहाँ पे उनका प्लांट या फैक्ट्री लगी हुई है वो जिस आरटीओ में फॉल करेंगे वो,
और जो सर्विसेज वाली हैं वो जिस आरटीओ में फॉल करेंगी उसके हम पर जाके चलेंगे। और जो कंपनी के अलावा है बेसिकली वो जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं वो जिस आरटीओ में फॉल कर रहा होगा वहाँ पे जाके क्या दिया जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही होगी। तो दिस इज़ बेसिकली हम आरटीओ को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ये सारी इसकी डिस्कशन है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके पास एफबीआर के पास पावर ये भी है कि आप अपना आरटीओ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करवा सकते हैं। पहले आपका हेड ऑफिस था कराची में, आप लाहौर में मूव हो गए हैं, तो अपना आरटीओ जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देते हैं, आपका आरटीओ जो है वो चेंज हो जाता है। तो आरटीओ सेलेक्ट हो गया, तो किस आरटीओ में जाके हमने एप्लीकेशन देनी है, किस आरटीओ में जाके हमने दरख्वास्त देनी है, ये लग गया पता। अब आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट तो हमारा हो गया, अब है कि जो हमने दरख्वास्त देनी है उसका अमल क्या है, जो हमने एप्लीकेशन देनी है उसके लिए। तो रिमेंबर, जो दरख्वास्त गुजार होगा वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेगा और ये इलेक्ट्रॉनिकली होगी एफबीआर के पोर्टल के ऊपर। आपके पास पोर्टल होगा एफबीआर का, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। अब वो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन साथ देंगे, नंबर 1 कि जो आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट होगा और जो बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट होगा वो क्या करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे कि ये मेरा बैंक अकाउंट है और ये इस अकाउंट में, इस ब्रांच में मेरा अकाउंट ओपन है, वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका कंज्यूमर नंबर है गैस का या इलेक्ट्रिसिटी मीटर का, वो आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रिमेंबर, हम पढ़ के आए थे कि आप बिजली के बिलों के ऊपर सेल्स टैक्स क्लेम कर सकते हैं। शर्त ये थी कि आपका उसके ऊपर नाम, एनटीएन नंबर लिखा होना चाहिए, याद पढ़ा था हमने ये। और हमने फिर इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी कि अगर आपके ऊपर उसका नाम या एनटीएन नंबर नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप बता दें कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो वो हमने यहाँ पे बताना होता है कि जी मैं रेंटल प्रेमिसेस में हूँ, मैं किराए की बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ, ये मेरा किराया नाम है, तो ये वाला मीटर है, इसका कंज्यूमर नंबर ये है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब उसको बता देंगे, अब अपने रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स में लिख देंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो हर ब्रांच कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे लोकेट कर रही है उसकी डिटेल देंगे। फिर आपके जो बिज़नेस प्रेमिसेस हैं उसकी जीपीएस टैग्ड फ़ोटोग्राफ जो है वो भी अपलोड करेंगे, लोकेशन ऑन होगी कि जी ये है, इस जगह पे है, आप उसकी फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करेंगे। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो अपनी मशीनरी की और अपने गैस मीटर वगैरह की भी जीपीएस टैग्ड फ़ोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड करेगा, ताकि उन्हें पता हो कि वाकई ये मैन्युफैक्चरर है, इसने वाकई मशीनें वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं। ठीक है, फिर हम कल पढ़ रहे थे कि अगर आपने कोई अनसोल्ड स्टॉक है जो रजिस्ट्रेशन से पहले ख़रीदा हुआ है, आप उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, वो जो फिज़िकली वेरीफाइबल होगा। तो अगर आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है, आप उसको भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। आपने जिस स्टॉक के ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम करना है, आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, वो आप उसको फिज़िकली वेरीफाई करेंगे, जितना वेरीफाई होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो सारी बातें जो हमने पढ़ी थी वो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बता रहे होते हैं। अच्छा, आपने सारा कुछ अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे, सबमिट तो हो जाएगा बट एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर है क्या कि सिस्टम जो है जब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं जब सबमिट किए तो वो क्या कर देगा, वो आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देगा। ठीक है, फिर वो आपको कहेगा, आपको या आपको ऑथराइज पर्सन को, कि आप जाएं नादरा के सेंटर और हमें बायोमेट्रिक करवा के भेजें। बायोमेट्रिक करवा के आपने क्या करना होगा, इनको भेजना होगा। अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते, 1 माह का टाइम होगा, अगर आप 1 महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवा के देते तो फिर आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। आप रजिस्टर्ड तो होंगे बट आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। तो आपको 1 माह का टाइम दिया जाएगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपने करवानी है। और जो अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसको भी फौरी तौर के ऊपर रजिस्टर नहीं करेंगे, उसको 15 डेज़ का टाइम देंगे और उसकी पोस्ट वेरिफिकेशन करेंगे कि ये प्लांट है,
ये मशीनरी है उसको आके वेरीफाई करेंगे, किसी प्लांट का किसी मशीन का वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो डिमांड करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रोवाइड कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा तो वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह 15 डेज़ में नहीं प्रोवाइड कर पाए तो आपका नाम क्या कर देगा, ATL में से, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको सिर्फ पढ़ने, इसको याद करने की, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ लें क्या है और क्या नहीं। हाँ, ये जो अटैचमेंट्स हैं एप्लीकेशन की, इसको ज़रा आपने रट्टा मारना है कि ये चीज़ें जो है वो हमने साथ जमा करवानी है जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अब उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वो क्या है और किस तरह से काम करेगी, उस चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है। क्या देखना है हमने, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, किस तरह से काम करेगी, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किन को मिलती है, रिमेंबर ये है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। और बेसिकली ये वो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने प्लांट या मशीनरी जो है अपनी, या अगर कोई रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना है। देखिए हम पढ़ के आए थे कि इंपोर्ट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और हमने पढ़ा था कि इंपोर्टर जो हैं वो भी हमारे कितने तरह के होते हैं, इंपोर्टर जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है कमर्शियल और दूसरे हैं नॉन कमर्शियल। कमर्शियल इंपोर्टर तो वो है जो ख़रीदेगा और बेचेगा मार्केट में, वो तो रजिस्टर्ड ही होता है। यहाँ पे बात किसकी हम कर रहे हैं, बेसिकली नॉन कमर्शियल इंपोर्टर ही कर रहे हैं, जिसमें ये लोग आते हैं कि इन्होंने ख़रीदना है, बेचना नहीं है, बल्कि क्या करना है, ख़ुद ही इस्तेमाल करना है। तो ये हर वक्त इंपोर्ट नहीं करते, साल में कभी नीड पड़ गई कोई प्लांट इंपोर्ट करने की, कोई मशीन इंपोर्ट करने की, तो उसकी बात हो रही है। अब इनके पास दो ऑप्शन है मैन्युफैक्चर के, यहाँ तो जाके मार्केट से खुद सामान ले ले, किसी कहते हैं इंपोर्टर को वो इंपोर्ट करके दे दे, या खुद इंपोर्ट कर ले। तो ये कहते हैं जी हम खुद इंपोर्ट करेंगे। तो अगर खुद इंपोर्ट करनी है तो खुद इंपोर्ट करने के लिए इन्हें क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब वो कहते हैं यार रजिस्टर्ड होने का फ़ायदा क्या, हमने बस इंपोर्ट ही करनी है, उसके बाद तो हम जिन गुड्स में डील करेंगे वो एग्जेम्प्ट है, तो हमें क्या नीड है रजिस्टर्ड होने की, तो हमें तो रजिस्ट्रेशन चाहिए भी नहीं, तो लेकिन हमने इंपोर्ट भी करना है। तो फिर यहाँ पे इनके लिए क्या कंसेप्ट दिया गया है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया गया है कि बेशक आपने थ्रू आउट द लाइफ रजिस्टर्ड नहीं रहना, लेकिन वक्ती तौर पर क्या हो जाएं, आप रजिस्टर्ड हो जाएं। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब स्पेसिफ़िकली इंपोर्ट करने के लिए क्या किया गया है, आपको ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ की गई है कि आप इंपोर्ट कर लें, आप इसको मंगवा सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या किया गया है, आपको ये अलाउ किया जा रहा है। अब ये किसके लिए है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए है। अगर देखें कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसके पास कोई मशीनरी, कोई प्लांट वगैरह इंस्टॉल नहीं है, लेकिन वो कोई प्लांट वगैरह क्या कहते हैं इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। और जैसे ही ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो विद इन 72 आवर्स इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट होने के बाद इसको टेम्परेरी तौर के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, और ये होगा फॉर 60 डेज़। 60 दिनों के लिए क्या किया जाएगा, इसको हम रजिस्टर्ड कर देंगे। अब इसको कह देंगे कि इन 60 दिनों में अगर आपने कोई चीज़ वगैरह इंपोर्ट करनी है आप कर सकते हैं। और जो इसने गुड्स वगैरह इंपोर्ट करनी होगी ये पहले इसका डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा देता है कि यार ये मशीनरी है, जापान से आनी है, ये इसके डिटेल, इससे पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं जब ये रजिस्टर्ड होने जा रहा होता है। तो इसको फिर क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड करके 60 डेज़ का टाइम दे दिया जाएगा कि जी आप क्या कर सकते हैं, अब इस प्लांट को या इस मशीनरी को इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जैसे ही उसको टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है
तो वो उसको इंपोर्ट वगैरह जो है वो करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को। लेकिन उससे जो भी उसने गुड्स वगैरह, जो भी उसने गुड्स तो नहीं, प्लांट वगैरह होते हैं, जो भी उसने प्लांट वगैरह इंपोर्ट करना होता है, तो रिमेंबर उसके लिए ये 3% पोस्ट डेटेड चेक जो हैं वो एडवांस में ले लेते हैं। मतलब 18% तो टैक्स का लेंगे ही लेंगे, लेकिन प्लस 3% ये एडवांस में सिर्फ इतनी रकम का चेक जो है वो क्या कर लेंगे, वो इसमें से वसूल कर लेंगे। ये एज अ सिक्योरिटी, एज अ गारंटी के तौर के ऊपर क्या होता है, चेक लेके बैठ जाते हैं। और सिर्फ इसलिए चेक लिया जाता है कि हम आपसे चेक ले रहे हैं एश्योरिटी के तौर के ऊपर कि आप 60 दिनों में क्या करेंगे, इंपोर्ट ये मशीन कर लेंगे, नंबर 1। दूसरा, ये मशीन चूँकि आपने अपने लिए इंपोर्ट करनी है तो आप अपने लिए ही इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसको इंपोर्ट करके मार्केट में नहीं बेचेंगे। वो ना हो कि यहाँ से इंपोर्ट करवा के मार्केट में है, आप मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए वो क्या लेते हैं, आपसे 3% का वैल्यू एडेड टैक्स का चेक लेके बैठे होते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर लें कि 60 दिन के अंदर गुड्स आ गई, आपको ये चेक जो है वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 60 दिनों में गुड्स नहीं आई, अगर 60 दिनों में गुड्स नहीं आती या आप गुड्स इंपोर्ट करके आगे बेच देते हैं, तो ये जो चेक है ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट इन कैश करवा लेगा, आपको फिर ये वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जब आप टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे, आपने तब भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी, आप रिटर्न अपनी फाइल करेंगे। लेकिन रिमेंबर, इस अरसे के दौरान आप कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेंगे। अगर आपने कोई इनवॉइस वगैरह इशू कर भी दी तो उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा इसके बारे में है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में है। पास्ट पेपर में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 4 नंबर का और 5 नंबर का। इस एरिया में से गालिबन 6 से 7 दफ़ा आपको ये सवाल उसने एज इट इज़ पूछा हुआ है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये उसने एज इट इज़ वर्ड में पूछ रहा होता है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या है, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर को जो है हमने क्या किया हुआ है, फैसिलिटेट किया हुआ है कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। रजिस्टर्ड क्यों करवाना होता है इन्होंने, बिकॉज उन्हें गुड्स इंपोर्ट करनी होती हैं। प्रोसेस क्या है कि जब एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देने के बाद 72 घंटों में उनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी और अप्रूव होने के बाद 60 दिन के लिए इन्हें क्या कर दिया जाएगा, टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उन्होंने फिर 60 दिनों में अपनी वो जो प्लांट और मशीनरी जिसकी डिटेल जमा करवाई है, इन्होंने वो क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन इस दौरान वो 3% का क्या करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक जो है वो भी डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे। वो जो चेक होगा वो एज अ श्योरिटी के तौर के ऊपर होगा कि आप 60 दिनों में ये गुड्स वगैरह जो भी प्लांट है वो इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट वो चेक जो है वो क्या कर लेगा, इन कैश कर लेगा। रिमेंबर, जब आप टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं उस दौरान आप रिटर्न तो जमा करवाएंगे लेकिन कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने देखनी होती है। तो ये सारा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, इसको आप लोगों ने रट्टा मारना है। 7 से 8 दफ़ा उसने पास्ट पेपर में ये पूछा होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये भी पेपर में, सिर्फ पास्ट पेपर में एक दफ़ा आई है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है और किस तरह से की जाती है। देखिए, हम पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसमें इंपोर्टर था, मैन्युफैक्चरर था अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, टीयर 1 रिटेलर था, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स थे, उसके अलावा वो तमाम एक्सपोर्टर जिन्होंने रिफ़ंड वगैरह लेना है, उनको हमने क्या था, इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, यही हमने कहा था। अब इसमें से कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए क्या है, उसको ज़बरदस्ती क्या किया जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। कैसे होता है, इसमें अमल आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। वो किस तरह से होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसे कह दिया गया है कि आपने रजिस्टर्ड होना है और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में लिखा जाएगा कि हम आपको नोटिस भेज रहे हैं
कि आप हैं, आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इसकी वजह से सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा। अब जब उसको नोटिस इशू हो जाएगा और नोटिस में लिखा जाएगा कि ये तारीख है, ये डेट है, इस दिन आके आपको हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आएँ, पूरी अपनी बात बताएं कि हम आपको रजिस्टर्ड क्यों ना करें, आपको पूरा सुनेंगे। अब जब उसको नोटिस रिसीव हो जाएगा ना, तो नोटिस रिसीव होने के बाद उस बंदे के ऊपर वाजिब है कि वो रिटर्न रिप्लाई करे कमिश्नर को कि यार मैंने नोटिस में ये है, रजिस्टर्ड करें या ना करें। अगर वो रिटर्न रिप्लाई कर दे और कमिश्नर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रिटर्न रिप्लाई ना करे या रिप्लाई करे और वो सेटिस्फाई ना हो पाए तो फिर ये क्या कर देंगे, इसको नोटिस इशू कर देंगे कि हमने एज़ पर द ऑल अवेलेबल रिकॉर्ड्स क्या कर दिया है, आपको रजिस्टर्ड जो है वो कर दिया है। या अगर आपको नोटिस इशू किया गया, नोटिस इशू करने में आपको 30 दिन दिए जाते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, अगर आपने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया तब भी क्या करेगा, कमिश्नर जो है वो आपको रजिस्टर्ड कर देगा। वो कंप्यूटर में आपकी जितनी भी अवेलेबल डिटेल्स उसके पास होंगे, नाम पता एंटर करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवा के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। जब वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा फिर आप सेल्स टैक्स की तमाम जो प्रोविजनों से क्या करेंगे, फॉलो कर रहे होंगे, आप सेल्स टैक्स को जो है वो लेके चलेंगे और जो भी पेनल्टी, जो भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह जो हैं वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर जो हैं वो लगे होंगे। और जब आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा तो फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हैं या जो फर्दर एक्शंस हैं, अगर आप टैक्स वगैरह पे नहीं करते तो आपके अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो रजिस्टर्ड कर देते हैं, अगर आपको वो रजिस्टर्ड कर देते हैं और उनको सब्सिक्वेंटली लगता है पता कि यार इस बंदे को तो हमने कर तो दिया रजिस्टर्ड, बट ये बंदा गलत हो गया रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है, तो क्या करेंगे, कहेंगे सॉरी हम कैंसिल कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। वो जो आपको उन्होंने अजियत दी है, तंग किया है, उसके लिए कुछ नहीं, क्या करेंगे, सिंपल आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देंगे और जो भी आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी वगैरह पड़ी हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हमारे वो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो रहा है, आपने पहले जो कहा था डिक्लेयर किया था वो मिज़ान का था, अब आप चले गए हैं लाइट के ऊपर, पहले आपके प्रेमिसेस जो है थे वो कहीं और थे, अब आप कहीं और मूव कर रहे हैं, आपका मीटर चेंज हो गया है, कोई भी ऐसी रीज़न्स जो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं अगर वो तब्दील हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। अपडेट कैसे करवाएंगे, हम सिस्टम में अपना पोर्टल खोलेंगे, सिस्टम में जैसे हम चेंज किया बैंक अकाउंट का कुछ भी चेंज हुआ तो हम 14 डेज़ के अंदर अंदर क्या करेंगे, हम बता देंगे सिस्टम को और सिस्टम जो है वो उसे क्या कर देगा अपडेट कर देगा और हमें रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। अगर हम अपना सिस्टम अपडेट करने जाते हैं और सिस्टम अपडेट नहीं हो पाता, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती, एरर आ जाता है, तो फिर क्या होगा, हम जो भी कमिश्नर होगा हमारा रेलेवेंट आरटी होगा, हम उसको एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद वो क्या करेगा, 3 दिन के अंदर अंदर सिस्टम जो है वो क्या कर देगा, अपग्रेड कर देगा। तो ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 14 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होता है। अगर हमारा कोई भी तब्दीली आ रही है, बैंक अकाउंट कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हमने 14 डेज़ में क्या करना होता है, उसको अपडेट करवाना होता है। उसके बाद है हमारे पास रिमेंबर, अगर हमारी कैटेगरी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल आप पहले थे मैन्युफैक्चरर, अब आप हो गए नॉन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आपने मशीन्स बेचनी है, तो जो मशीन्स बेची होंगी उनका जो डिस्पोजल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा करवाने पड़ेंगे। या पहले आप नॉन मैन्युफैक्चरर थे, अब आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, तो कैटेगरी चेंज हो गई है ना आपकी। तो अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर पे कन्वर्ट हो गए हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे पास एसेट्स की वेरिफिकेशन है, उनकी जीपीएस टैग्ड फ़ोटोग्राफ, उनका इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, परचेज स्लिप वगैरह, ये हमें क्या करनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। तो वो हम जमा करवाएंगे, वो हमें बायोमेट्रिक कहेगा, बायोमेट्रिक करवाने के बाद, पोस्ट वेरीफाई करने के बाद फिर वो क्या करेगा, हमारा स्टेटस जो है वो चेंज
कर रहा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन कि एक आरटीओ से या एक एलटीयू से अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवानी हो तो क्या हो सकती है? द आंसर इज़ यस। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आप कराची में थे, हालात ख़राब हो गए, आप लाहौर में आ गए। अब रजिस्टर्ड कराची में थे, आपने पूरी फैक्ट्री उठा के कहाँ मूव कर दी है? लाहौर में मूव कर दी है। तो अब आप हर एक चीज़ के लिए भाग के कराची नहीं मूव करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर आप लाहौर में मूव हो गए हैं तो अपना आरटीओ भी क्या करेंगे? आप लाहौर में ट्रांसफ़र करवा लेंगे और ये आरटीओ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आपसे क्या करते हैं, अगर आपने अपना आरटीओ चेंज करवाना होता है तो उसकी वैलिड रीज़न्स होनी चाहिए। और नॉर्मली वैलिड रीज़न्स क्या होती हैं कि आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक जुरिस्डिक्शन से सेकंड जुरिस्डिक्शन पे क्या हो गई हैं? शिफ्ट हो गई हैं। अगर ये रीज़न्स हैं तो हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या किया जाता है? वो कहते हैं ठीक है, वेरीफाई करते हैं, आप कराची में थे, आप लाहौर में आ गए। वेरीफाई होने के बाद वो क्या कर देते हैं? आपका आरटीओ जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आरटीओ चेंज करवाने के लिए इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह हमें फेस नहीं करनी पड़ती। और ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, अगर कोई भी ऐसा काम जो आपने अपने पोर्टल पे करना था वो नहीं हो पा रहा, आरटीओ चेंज करवाना था, कोई एप्लीकेशन देनी थी, कोई सिस्टम अपग्रेड करवाना था, कोई चीज़ छोड़नी थी, वो सारा कुछ आपने अपने पोर्टल के ऊपर करना होता है, जो आपका एफबीआर का पोर्टल होता है, आईआरएस के ऊपर जाके। अगर सिस्टम उस चीज़ को अपग्रेड नहीं कर पा रहा तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप एफबीआर में रिटन एप्लीकेशन देंगे। रिटन एप्लीकेशन देने के बाद कमिश्नर जो है वो 3 दिन के अंदर क्या करेगा? उस चीज़ को नोटिफाई कर देगा, चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। उसके बाद है हमारा कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। अगर आप मल्टीपल आरटीओज़ में रजिस्टर्ड हैं, लाहौर में भी रजिस्टर्ड हैं, सरगोदा में भी रजिस्टर्ड हैं, रावलपिंडी में भी रजिस्टर्ड हैं, तो आप सिर्फ एक आरटीओ जो है वही कैरी कर सकते हैं। बाकी जो आरटीओ में रजिस्टर्ड हैं आप उनको एप्लीकेशन दे देंगे, वो खुद ही कैंसिल कर देंगे, या सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? आपकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक केस हो, कोई स्पेशल केसेस हो, उसमें अलाउ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 प्लांट्स हैं, एक प्लांट पे आप जूस बनाते हैं, एक प्लांट के ऊपर जो है आप कपड़ा बना रहे हैं, और एक प्लांट जो है उसके ऊपर आपके टायर्स बन रहे हैं। वो 3 अलग शहरों में लगे हुए हैं, वो 3 अलग कैटेगरीज है ना, तो इसलिए आप 3 आरटीओ में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर आपका एक ही प्लांट है, एक ही शहर में है, फिर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट सेकंड फेमस क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया हुआ है 3 से 4 नंबर का, कि डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, या कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम डी रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, आप इसे कह सकते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि डी रजिस्टर्ड कब होना होता है। देखें, डी रजिस्टर होने के सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं। नंबर 1, अब डी रजिस्टर होने के सर्कमस्टांसेस अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। आप पहले मैन्युफैक्चरर से आप फॉल कर गए हैं कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है। आप टीयर 1 रिटेलर से अब आप कहाँ पे पहुँच गए हैं? नॉट स्पेसिफाइड अदर देन टीयर 1 में पहुँच गए हैं। आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे, अब आपने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। या अगर आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अब आपने कोई किसी किस्म का रिफ़ंड वगैरह नहीं लेना, या आप पहले टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे थे, अगर आपकी अब वो गुड्स ही कौन सी हो गई हैं? एग्जेम्प्ट हो गई हैं। अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं तो आपको क्या रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है? नहीं, आप पहले रजिस्टर्ड थे, पहले आप जिन गुड्स में डील कर रहे थे वो टैक्सेबल थी, अब वो गुड्स ही एग्जेम्प्ट हो गई हैं। अब आप कहेंगे यार मेरी गुड्स ही एग्जेम्प्ट हो गई हैं, मुझे कोई इनपुट टैक्स वगैरह जो है वो मिलना नहीं है, तो मैं क्यों हूँ रजिस्टर्ड? मैं क्या करता हूँ, मैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। या अगर आपने अपना बिज़नेस ही ख़त्म कर दी है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में थे, आपने फैक्ट्री बंद कर दी, आपने कहा ज़मीनें बेचूंगा, सुकून से ज़िंदगी इंजॉय करूँगा, क्या अजाब किया हुआ है मैंने। अगर कोई भी है बिज़नेस एक्टिविटी आपकी ख़त्म हो रही है या कोई भी ऐसा चीज़ वगैरह है, तो आप क्या करेंगे? आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे डी रजिस्ट्रेशन के लिए कि जी मैं अब जो है वो क्या होना चाह रहा हूँ, डी रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ। रीज़न आर दीज
जो आप स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ समटाइम्स जो है कमिश्नर अपने ऑन खुद इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि उसका पता है कौन बंदा क्या काम कर रहा है। वो खुद अपने इनिशिएटिव के लेके भी क्या कर देता है, आपको डी रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है कि आप डी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब डी रजिस्टर्ड करने की लिमिट क्या होगी, किस टाइम में हम डी रजिस्टर्ड करेंगे। रिमेंबर विद इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब हमने अप्लाई किया और ऑल ड्यूज क्लियर, या जो हमने पे करना था वो, जो इसमें से लेटर होगा, जो बाद में तारीख आएगी, उस तारीख तक हमें इसने क्या करना है, डी रजिस्टर्ड जो है वो करना होगा। तो 90 डेज़ की लिमिट होती है। अप्लाई कर दिया, उस दिन से लेकर 90 दिन के बाद, या जो भी आपके टैक्सेस, जो भी अमाउंट कुछ भी जो है पेएबल था, उसको क्लियर करवाने के बाद जो लेटर डेट है उस पर क्या किया जाएगा, आपको डी रजिस्टर्ड जो है वो कर दिया जाएगा। तो रिफंडेबल क्लेम कर देंगे, वो वेरीफाई करने के बाद आपको डी रजिस्टर कर देंगे रिफंड करने के बाद। अगर आपको याद हो सप्लाई के डेफिनेशन में टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में एक आखिरी पॉइंट था टर्मिनेशन और हाँ सीजेस टू बी रजिस्टर्ड वाला, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं उस वक्त भी जो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा वो सप्लाई कंसिडर होती है। याद है वो ये वाला पॉइंट है कि आपने अब यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दी है। वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद कहेंगे ठीक है अप्लाई कर दिया, आएंगे जितना स्टॉक आपके पास मौजूद होगा वो उसको आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ही कंसिडर करेंगे, आपसे उसका टैक्स लेंगे, टैक्स लेने के बाद क्या कर देंगे, वो आपको डी रजिस्टर्ड जो है वो कर रहे होंगे, वो पैसे पूरे ले लेते हैं। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था सप्लाई के डेफिनेशन में कि जब आप सीजेस टू भी रजिस्टर्ड होते हैं तो उस वक्त जितना भी स्टॉक वगैरह मौजूद होगा वो उसको आएंगे, काउंट करेंगे, जी कितनी गुड्स हैं, जी 1000 गुड्स हैं, ये रेट है, इसके ऊपर ये टैक्स बनता है, हमें टैक्स पे कर दो। जैसे ही आप टैक्स पे कर देंगे आपको क्या कर देंगे, वो डी रजिस्टर्ड कर रहे होंगे। तो ये डी रजिस्ट्रेशन के लिए रिमेंबर, अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर गए हैं या आप नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर में फॉल कर गए हैं तब भी आप क्या हो जाते हैं, तब भी आप डी रजिस्टर्ड जो है वो हो रहे होते हैं। अब कमिश्नर जो है वो आपको बुलाएगा, तमाम आपके ड्यूज़ वगैरह कोई भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वगैरह है वो क्लियर करवाने के बाद कहेगा कि आपकी जो फाइनल रिटर्न है वो हमें जमा करवा दो। जब आप फाइनल रिटर्न सबमिट करवा देंगे तो फिर क्या कर देगा, आपको डी रजिस्ट्रेशन कर देगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिवॉक हो जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग, ये इसमें डाटा बड़ा है, प्रोसेस इसका बड़ा है, लेकिन चीज़ें इसमें आसान है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है क्या है और क्या नहीं, इसको आपने समझना है। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस रेज होते हैं, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, क्रैम नहीं करना है इसको। अब पहले बात होती है सस्पेंड की, बाद में किसकी आती है, ब्लैक लिस्टिंग की। पहले हमेशा मुअत्तल किया जाएगा, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जा रहा होगा। अब ये ब्लैक लिस्टिंग का और सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है, रिमेंबर कि अगर एफपीआर के कमिश्नर को यकीन हो कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, क्या करेगा वो, क्या उसको यकीन है कि वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी किस्म के टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर देगा और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, इंक्वायरी शुरू कर देगा। लाइबिलिटी को अंडरस्टेट करना, ओवरस्टेट करना कितने अरसे के लिए, 2 पीरियड, ये वर्ड याद रखना आपने। अगर आप उस टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं और इसको शक पड़ गया कि यार आप फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो क्या करेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर देगा और आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी सस्पेंड किया जाएगा तो सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो इन रिटर्न आपको दिया जाएगा, लिख के दिया जाएगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है,
अब सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से सस्पेंड होता है वो देखते हैं। रिमेंबर, पहले सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सीधा ब्लैक लिस्ट नहीं कभी करता वो, पहले क्या करेगा, सस्पेंड, उसके बाद क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जा रहा होगा। अब सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। आप इसको साथ साथ ना नोट डाउन करते रहिएगा, हर एक पॉइंट में से इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो आते हैं। अब देखें, सस्पेंशन की बात करें ना, जब भी हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन के लिए ना क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो इशू करना पड़ेगा। ऑन कर दो लाइट, कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो इशू करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या है कि आपको नोटिस दे दिया कि हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, बता के फिर ही क्या किया जाएगा, सस्पेंड जो है वो किया जा रहा होगा। ये समझ आती है बात। लेकिन 2 से 3 ऐसी रीजंस है कि वो क्या होती है, विदाउट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन सस्पेंड कर देते हैं। ऑर्डर इशू कोई नहीं किया, लेकिन ऑर्डर इशू किए बिना ही क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। बाद में क्या बताएगा कि भाई मैं तुम्हें सस्पेंड इसलिए कर रहा हूं। अब वो कौन सा है वो देखते हैं कि अगर कमिश्नर को ये लग जाए पता, या वो सेटिस्फाई हो जाए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि उसने फेक इनवॉइस इशू किए हैं, हाईलाइट कर ले इसको, ताकि आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको लगे पता कि यार ये पॉइंट है। आपने फेक इनवॉइस इशू किए हैं, टैक्स अवेड किया है, टैक्स चोरी किया है, या टैक्स फ्रॉड जो भी हमने पढ़ा वो किया है, तो उस बंदे की रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी, सस्पेंड कर दी जाएगी विदाउट प्रायर नोटिस, नोटिस इशू किए बिना ही। कोई नोटिस इशू नहीं किया, सीधा क्या कर दिया, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। सस्पेंड करने के बाद उसके अगेंस्ट इंक्वायरी का नोटिस जो है वो क्या है, इशू कर दिया जाएगा। अब पेपर में सवाल आएगा 2 नंबर का कि सस्पेंशन ऑर्डर विदाउट नोटिस कब इशू हो सकता है। 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख लेंगे कि विदाउट ऑर्डर सस्पेंड कब किया जा सकता है, जब आपने फेक इनवॉइस इशू की हो, जब आपने टैक्स फ्रॉड किया हो, या आपने टैक्स अवेड किया हो और कमिश्नर को लग रहा है कि वाकई आपने ये किया है, तो वो विदाउट नोटिस क्या करेगा, आपका ये सस्पेंड कर देगा। ये क्लियर है। अब इसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं सस्पेंशन की, लेकिन वो रीजंस जो आएंगी उसमें नोटिस पहले इशू किया जा रहा होगा। वो जो रीजंस होंगी, अगर इन रीजंस की वजह से सस्पेंड कर रहा है, इसमें वो नोटिस पहले इशू करेगा। अब वो कौन सी हो सकती हैं कि जो आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस गिवन किया था कि जी मैं यहाँ पे होता हूँ, मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो मिलने के लिए आए, आप वहाँ पे थे ही नहीं, क्या करेंगे, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। या आपने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको एक्सेस नहीं दी अपने प्रेमिसेस की कि जी आप आ जाओ चेक कर लो, या उन्होंने रिकॉर्ड्स मांगे, आपने उनके रिकॉर्ड्स की एक्सेस नहीं दी, क्या करेंगे, वो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। और रीज़न क्या होगी, ये रीज़न कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं कि आपने हमारे बंदे को अपने रिकॉर्ड या अपने प्रेमिसेस की एक्सेस नहीं दी, दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, आपको सस्पेंड कर रहे हैं। ये रीज़न बता रहे हैं, साथ ऑर्डर इशू कर रहे हैं, जी नोटिस इशू हो गया, उसके घर पहुंचा दिया, हम आपकी सस्पेंड करें रजिस्ट्रेशन, रीज़न क्या है, ये रीज़न है, ये आपके पास टाइम है, आए इन पर्सन हेयरिंग हमें ज्वाइन करें, बताएं हम आपको सस्पेंड क्यों ना करें, तब तक आप मुअत्तल रहेंगे, जस्टिफाई करेंगे, ख़त्म कर देंगे, अदरवाइज क्या रहेंगे, मुअत्तल रहेंगे। तो ये रीजंस बीच में क्या होगी, ये आइडेंटिफाइड होगी। या अगर आपकी टैक्स प्रोफाइल बहुत एबनॉर्मल है, मतलब जुलाई के महीने में लाख रुपया सेल्स थी, अगस्त में 2 लाख की सेल्स हुई, सितंबर में सीधी सेल 3 करोड़ की होगी, कहेंगे अबे पागल है, इतना तो बिल गेट्स रह गया, 1 लाख 2 लाख में कहाँ पहुँच गया 3 करोड़ में एक महीने में, आजा भाई साइड पे तू,
जो तुझे यहाँ पे मिल गया ना गिद्दड़ सिंगियाँ चिराग तेरा हम इलाज करते हैं, या आपने बहुत ज़्यादा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, या आपका कैरी फॉरवर्ड ख़त्म ही नहीं हो रहा जैसे हम पढ़ के आए थे वो, या आपका टर्नओवर अचानक ही बहुत इंक्रीज हो गया, लाखों में बात कर रहे थे पहुँचने करोड़ों में, अगर उसको आपकी टैक्स प्रोफाइल एबनॉर्मल लगेगी तो वो क्या कर देगा, तब भी आपको वो सस्पेंड कर देगा और आपके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट करवा देगा। या आपकी परचेजेस या सप्लाईज ब्लैक लिस्टेड बंदे को मैं या सस्पेंडेड पर्सन को मैं, एक बंदा सस्पेंड जब होता है ना तो डिपार्टमेंट हर बंदे को नोटिस भेजे था कि जी हमने इस बंदे को सस्पेंड कर दिया हुआ है, इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। और अगर आप उसी बंदे से खरीद रहे हैं, उसी बंदे को बेच रहे हैं और आपके सब्सटेंशियल परचेजेज हैं, तो क्या करेगा, आपको भी सस्पेंड कर देगा कि भाई जब तूने मना किया था तो क्यों बाज नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, ये कंसेक्टिव 6 टैक्स पीरियड तक होते हैं, आप हो जाएंगे। या अगर किसी दूसरे आरटीओ के कमिश्नर ने कह दे भाई ये बंदा खतरनाक है, वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। या कोई भी रीज़न जो कमिश्नर को लग रही है वो लगाते हुए आपको सस्पेंड कर सकता है। तो ये तो मेन है कि अगर आपने फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, टैक्स एवेड किया है, टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, तो विदाउट नोटिस क्या हो जाएंगे, आप सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन ये जो रीजंस हैं इसमें भी सस्पेंशन हो सकती है, बट रीज़न जो है वो क्या होगी, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस पे वो नोटिस जो है वो इशू होगा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, और इस पे विदाउट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या किया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये क्लियर है। अच्छा, ये जो रिटन सस्पेंशन ऑर्डर होगा जो इशू किया जा रहा है, वो रिटन सस्पेंशन ऑर्डर होगा, उसमें सस्पेंशन की रीज़न जब भी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि इनमें रीजंस हैं, उससे ऊपर वाले में रीजंस नहीं थी। ये रीजंस लिख के क्या किया जाएगा, उस रजिस्टर्ड पर्सन को और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बता दिया जाएगा कि हाजी साहब जो, सॉरी हाजी साहब नहीं, बशीर साहब जो हैं वो क्या हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। रीजंस जो है वो हर बंदे को क्या कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। अच्छा, ये वाला पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा नोट्स में, कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने सेल्स टैक्स रिटर्न 6 कंसेक्टिव पीरियड्स तक जमा नहीं करवाता तो वो भी क्या हो जाएगा, विदाउट नोटिस सस्पेंड हो जाएगा। तो विदाउट नोटिस सस्पेंशन 2 तरह में होती है, कौन कौन सी, यहाँ तो अगर आपने 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स तक अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, नंबर 1। नंबर 2 कब होगी, जब आपने टैक्स अवेड किया है, फेक इनवॉइस इशू की है या टैक्स फ्रॉड किया है, तब भी क्या हो जाएगी, आपका विदाउट नोटिस सस्पेंशन हो जाएगी। तो विदाउट नोटिस में 2 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर कंसेक्टिव 6 टैक्स पीरियड्स, और नंबर 2 क्या था, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इवेजन एंड फेक इनवॉइसेस। अगर ये रीजंस हैं तो आपको कोई नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये 3 नंबर का सवाल आता है कि जी बताएं, नॉर्मली तो सस्पेंशन के लिए नोटिस चाहिए होता है, उसके बगैर कैसे सस्पेंड किया जाता है, तो ये पूछ रहा होता है। ये क्लियर है, ये सवाल क्लियर है, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है थ्योरेटिकली सेल्स टैक्स के जो बच्चे नहीं कर पाते और मार खाते हैं। याद है फर्स्ट लेक्चर हमने कहा था सेल्स टैक्स की थ्योरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, याद है ना, थ्योरी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही थी। वो ये क्वेश्चंस होते हैं जो सारे के सारे चॉइस में छोड़ जाते हैं कि बड़े मुश्किल हैं, ये याद नहीं हो रहे, ये ऐसे वैसे मुश्किल हैं, बताएं। अच्छा, उसके बाद रिमेंबर, अगर कोई बंदा सस्पेंड हो गया, कोई बंदा सस्पेंड हो गया, तो जितने अरसे वो बंदा सस्पेंड रहेगा, रिमेंबर कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट, कोई रिफंड वगैरह वो क्लेम नहीं कर सकेगा। उसने सामान तो खरीदा हुआ है, सामान तो परचेज किया हुआ है, इनपुट टैक्स पे भी करके आया होगा, लेकिन चूंकि वो सस्पेंड हो गया, तो जब तक वो सस्पेंड रहेगा उस सस्पेंशन पीरियड में
वो कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर पाएगा। गॉट इट। और अगर इस सस्पेंडेड सेलर ने किसी बंदे को सामान बेचा भी हुआ है, वो भी कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को भी आपने याद रखना। ये न्यूमेरिकल में पॉइंट आते हैं कि मिस्टर ए था, ये हो गया सस्पेंड, इसने सेल्स की हुई है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के हाथ में इनवॉइस भी है, लेकिन चूंकि इसने इससे परचेज की है तो मिस्टर बी भी कोई इनपुट टैक्स वगैरह जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, सस्पेंड हो गया। अब यहाँ पे इस कहानी को ज़रा समझिएगा, ये वाली कहानी समझनी है कि द कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर issue a show cause notice to afford an opportunity of hearing within 15 days of the issuance of notice। अब ये क्या हो रहा है कि जब उसने आपको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दे दिया, जब उसने आपको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, अब फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑर्डर आपको मिला 15 अक्टूबर 2023 को, मिल गया सस्पेंशन ऑर्डर। चाहे वो इस चीज़ की बात हो रही है, अगर विदाउट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है तब भी, इस दोनों केसेस की बात हो रही है। इसके बाद विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, सॉरी विद इन 7 डेज है ना, 7 है, 7 डेज है यार, विद इन 7 डेज, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, क्या डेट आएगी? 21 अक्टूबर 2023। इस 21 अक्टूबर 2023 तक इसने क्या करना है, इसको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू करना है। शो कॉज नोटिस क्या होता है? इजहार वजूह का नोटिस जो है वो इसने इशू करना है 7 दिन के अंदर अंदर। और ये जो शो कॉज नोटिस इशू होगा, इस शो कॉज नोटिस में इसको 15 डेज का टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि भाईजान आ जाएं, हमें ये मैटर है, ये बता दें, हमने आपको सस्पेंड किया हुआ है, आके क्या करें, आपको जस्टिफाई कर दें। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कमिश्नर सस्पेंड करने के बाद 7 डेज के अंदर आपको शो कॉज नोटिस नहीं देता तो सस्पेंशन क्या हो जाएगी? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। अगर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया आपको, सस्पेंड करने के बाद अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस नहीं देता तो आपकी सस्पेंशन क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? अब कमिश्नर ने आपको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया और वो 7 डेज में इशू किया गया है, आपको 15 डेज का टाइम दिया गया है, आपने जाके उस नोटिस का रिस्पॉन्ड करना है, हियरिंग में जाना है, अपने आप को बयान करना है। अगर आप नहीं बयान कर पाते इन 15 डेज में, आप इस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं देते, या आपको जो रिकॉर्ड कहा था आप वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करते, या आप अपने रिकॉर्ड की या प्रेमिसेस की एक्सेस नहीं देते, तो फिर कमिश्नर क्या करेगा? आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। वो क्या कर देगा? ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो ब्लैकलिस्ट बंदा कब होता है? ब्लैकलिस्ट बंदा कब होता है? जब आपने सस्पेंशन ऑर्डर पे जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, अगर उसका 15 दिनों में रिस्पोंड नहीं दिया तो आप क्या हो जाएंगे? ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। या जब आपका जुर्म कंफर्म हो जाए तो क्या हो जाता है? बंदा ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है? उसने शो कॉज नोटिस इशू करना है। शो कॉज नोटिस इजहार वजूह का नोटिस कि मैंने आपको सस्पेंड कर दिया है, आए बताएं, जस्टिफाई करें। जब वो शो कॉज नोटिस अगर 7 दिन में इशू कर दे तो ठीक है, अगर वो 7 दिन में आपको शो कॉज नोटिस नहीं दे पाया तो वो जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। अगर उसने आपको सस्पेंशन ऑर्डर के बाद शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है
तो शो कॉज नोटिस में आपको 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा कि इस नोटिस का रिस्पॉन्ड दो, आ जाओ, बता दो ये चीज़ है, हमें प्रोवाइड कर दो, ये एक्सेस दे दो। अगर आप उसका रिस्पॉन्ड दे देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, तो आपकी सस्पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। बट अगर आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं देते तो क्या हो जाएंगे, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, मुश्किल समझा जाता है। और आप अगर आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आपका जो नोटिस बोर्ड पे नाम वगैरह होगा वो बता दिया रहेगा। या अगर आपको वो नोटिस भेजते हैं शो कॉज और अगर आप रिसीव नहीं करते तो जो भी रेलेवेंट आरटीओ या जो भी एलटीओ होगा उसके नोटिस बोर्ड पे क्या होगा, लगा जाएगा जी फलाने बंदे को हमने क्या कर दिया हुआ है, सस्पेंड कर दिया गया है। आप नोटिस का रिप्लाई करते हैं, शो कॉज नोटिस का कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी सस्पेंशन जो है वो क्या कर देगा, रिवॉक कर देगा। लेकिन अगर आपका ऑफेंस जुर्म कंफर्म हो जाए तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया रहेगा और ब्लैक लिस्ट करने के बाद आपको ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर जो है वो भी दिया जाता है। ब्लैक लिस्टिंग के साथ साथ आपको सिविल जो पनिशमेंट होती हैं वो भी दी जाती हैं, फ़ाइन होता है, ये भी आपको प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा होता है। क्लियर है? ये आपके खिलाफ लीगल वगैरह तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो रही होती हैं। क्लियर है? अब देखें, आपका सस्पेंशन तो यहाँ तक था। सस्पेंशन में 2 से 3 बातें जो हैं वो बड़ी रेलेवेंट है। नंबर 1, सस्पेंशन विदाउट ऑर्डर कब होती है? कब होती है? अगर 6 टैक्स पीरियड्स तक आपने रिटर्न जमा ना करवाई या टैक्स फ्रॉड किया, टैक्स अवेड किया और क्या था, फेक इनवॉइसेस, तो विदाउट नोटिस क्या कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और विद नोटिस कि वो हमने पढ़े रीजंस कि आप अवेलेबल नहीं थे एड्रेस के ऊपर, आपने एक्सेस नहीं दी, प्रेमिसेस की रिकॉर्ड नहीं आपने प्रोवाइड किया, या आपकी परचेजेस जो हैं वो उससे थी, क्या कहते हैं, सस्पेंडेड पर्सन से थी, या रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो इसके ऊपर क्या होता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसकी रीजंस जो हैं वो लिखी जाती हैं। अब सस्पेंड करने के बाद, सस्पेंशन ऑर्डर देने के बाद कमिश्नर बाउंड है, उसने 7 डेज के अंदर क्या करना है, शो कॉज नोटिस देना है। कितने डेज में, कितने दिनों में, बोलो। सबसे मुश्किल चीज़ यही है, बच्चे भूल जाते हैं कि यार शो कॉज नोटिस कितने दिनों में आना है, तो शो कॉज नोटिस कितने डेज में आना है, 7 डेज में। अगर 7 डेज में शो कॉज नोटिस वो नहीं है तो क्या होगा, जो सस्पेंशन है वो वाइड हो जाएगी, आप सस्पेंड ट्रीट नहीं होंगे। ऐसा ही है। अगर उसने शो कॉज नोटिस दे दिया तो उस शो कॉज नोटिस में आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप आएँ और आपने क्या करना है, हमें आके इसका रीज़न जो है वो प्रोवाइड करनी है। आप 15 डेज में रिप्लाई करते हैं, इसका रिटर्न रिप्लाई देते हैं, जाके वो जो है सेटिस्फाई अगर कमिश्नर हो जाता है तो वो आपका सस्पेंशन जो है वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, आप उस ऑर्डर का रिप्लाई नहीं करते, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, या आप रिकॉर्ड की एक्सेस नहीं देते, या आप अपने प्रेमिसेस की एक्सेस नहीं देते, या आप उसको फिर क्या कहते हैं ताउन नहीं करते, तो वो क्या कर देगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा और फिर वो ब्लैक लिस्ट का ऑर्डर जो है वो इशू कर देगा। या अगर आपको शो कॉज नोटिस वगैरह इशू किया गया, या अगर आपको सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया गया और आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या जो भी एड्रेस था वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे, तो फिर जो नोटिस बोर्ड होगा उसके ऊपर आपका सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो पेस्ट कर दिया जाएगा, चिस्पा कर दिया जाएगा। और अगर आपका बाद में लेटर ऑन ऑफेंस कंफर्म हो गया कि वाकई आपने टैक्स चोरी किया, फ्रॉड किए, वट जो, तो आपको फाइन भी पड़ेगा, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ लीगल या पीनल एक्शन जो है वो भी इनिशिएट हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी कहानी है सस्पेंशन की, जो सेल्स टैक्स में सबसे मुश्किल थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव पे एरिया समझा जाता है। तो हमने इसको ब्रेक करके पढ़ा है, आप देखिए नोट्स में भी हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। पहले हमने पढ़ा कि जी किस वजूहात में विदाउट नोटिस सस्पेंड किया जा सकता है, वो देखा। नोटिस कहाँ पे आता है वो देखा, फिर नोटिस की टाइम ड्यूरेशन देखी है, और बाद में कंसिक्वेंसेस क्या है वो देखें। ये क्लियर है? अब देखें, आप सस्पेंड हुए थे, या आपने, आपका सस्पेंशन कंफर्म हो गई है, जुर्म कंफर्म हो गया है, या आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जब भी हम पढ़ के हैं तो क्या हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट। अब पेपर में सवाल है कि ब्लैक लिस्ट बंदा कब होता है, तो ब्लैक लिस्ट बंदा कब होता है, 2 बातें लिखनी है। ये पेपर में सवाल है, इसका जवाब सीधा नहीं है। देखिए, सस्पेंशन का जवाब तो सीधा है ना, सस्पेंड आप इसलिए हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट कब होंगे इसका जवाब क्या है।
ब्लैक लिस्ट आप उस वक्त होंगे जब आपने शो कॉज नोटिस जो सस्पेंशन का इशू हुआ था उसका रिस्पॉन्ड अगर नहीं किया, या रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए, या प्रेमिसेस की एक्सेस नहीं दी, तो क्या हो जाएंगे? ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। या आपका जो ऑफेंस था फ्रॉड वगैरह वो कंफर्म हो गया है, फिर क्या होंगे? ब्लैक लिस्ट होंगे। तो ये 3 नंबर का सवाल आया वो एक दफ़ा कि ब्लैक लिस्टिंग बंदे की कब होती है। ये क्लियर है? अब जब ब्लैक लिस्ट हो गए हैं तो ब्लैक लिस्ट का आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर होगा उसमें क्या लिखा होगा? एक प्रॉपर आपको लेटर आ गया, वो वाला नहीं, दूसरे वाला। ये इसमें क्या किया गया? आपको ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है कि रीजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग, कि हम आपको ब्लैक लिस्ट क्यों कर रहे हैं। लाइक वो कह देगा जी आपने शो कॉज नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं दिया इसलिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं आपको, या वो कह देगा कि जी आपका ये ऑफेंस था ये कंफर्म हो गया है इसलिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, आपने हमारे बंदे को घुसने नहीं दिया इसलिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, आपकी इनवाइस फेक थी इसलिए हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो ब्लैक लिस्टिंग की रीज़न जो है वो सबसे पहले क्या की जाएगी? बताई जाएगी। फिर बताया जाएगा कि जिस अरसे में हमने आपको ब्लैक लिस्ट किया है अगर उसका कोई रिफंड वगैरह जो है या कोई इनपुट टैक्स वगैरह है जो आपने क्लेम किया था वो आप क्लेम नहीं कर सकते। वो बता देगा कि जी आपको हमने इस तरीक से ब्लैक लिस्ट किया है, इस तरीक से लेके अब इस डेट तक कोई आपने इनवॉइस इशू किया, कोई रिफंड कुछ भी है वो अब आप क्लेम नहीं कर सकते। और आपके खिलाफ कोई भी पेनल्टी कोई भी रिकवरी वगैरह है तो वो भी क्या की जाएगी? इसके ऊपर मेंशन कर दी जाएगी, तो ऑर्डर पे लिखा जाएगा। और ये जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर होता है ये अपीलेबल होता है। आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं जाके एफपीआर को कि जी मैं जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जुल्म हुआ है, तो अपील करनी चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ द इशुएंस ऑफ द नोटिस ऑफ हेयरिंग, कि जब उसने आपको वो शो कॉज नोटिस इशू किया था, वो वाला वो शो कॉज नोटिस इशू किया था जिसमें उसने आपको 15 डेज का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने का। रिमेंबर, उस शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपने ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू करना है। अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू नहीं कर पाते तो इसका मतलब है ब्लैक लिस्टिंग जो है वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको टाइम दे दिया कि ब्लैक लिस्ट वगैरह करना है, 90 दिन में केस को निपटाओ और ब्लैक लिस्ट करते जाओ, आपने केस को खींचना नहीं है। तो जब आप उस बंदे को शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं, अब वो रिस्पॉन्ड करे या ना करे, आपके पास टाइम क्या है रिस्पॉन्ड करने का? 90 दिन है। आपने 90 दिन के अंदर अंदर उसको ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर देना ही देना है। अगर वो दे देगा तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे लिए वैलिड, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो वाइड हो जाएगी। और जब वो बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया, उस ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर की सारी कॉपीज़ हर चीज़ जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर्स हर जगह पे क्या हो जाएंगी? सर्कुलेट हो जाएंगी। और क्या रहेगा भाईजान, ये बंदा जो है वो हमारा क्या हो गया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।